हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बल तथा गति के नियम पाठ के प्रश्नावली के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। क्या कह रहा है, बल की परिभाषा दें और इसका एसआई मात्रक क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि बल उस बाह्य अभिक्रिया को कहते हैं जो वस्तु की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। बल एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। देखिए क्या कर रहा है, फुटबॉल के खेल में एक खिलाड़ी ए जो है गेंद पर किक लगाकर उसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी बी तक पहुंच जाता है। देखिए ए किक लगा रहा है बी तक, तो ए द्वारा बल लग रहा है बी की ओर। फिर बी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। फिर बी किक लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है। विपक्षी टीम का गोलकीपर सी, अच्छा विपक्षी टीम का गोलकीपर सी है, गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी डी की ओर किक लगाता है। यानी कि सी भी अब पकड़ के गेंद को और डी की तरफ किक करके, यानी ये भी बल लगा रहा है। तो यह कारण भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। वह कारण भी हमें बताना है जिसमें प्रत्येक अवस्था में बल रहता है। ए बी सी यही 3 कारण दिख रहा है ना जी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि गेंद का वेग 3 बार बदलता है। ए जब बी की ओर किक करता है, बी किक लगाता है फिर गोल की ओर, और सी उसे पकड़कर डी की ओर किक लगाता है। और इसमें 3 बार बल लगता है। कौन कौन से इसके कारक हैं, तो देखिए ए लगा रहा है, बी लगा रहा है और सी लगा रहा है ना जी। मैंने पहले ही समझाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संतुलित और असंतुलित बलों की परिभाषा दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु पर एक साथ कर रहे परिणामी बल जो अगर शून्य हो तो वैसे बल को संतुलित बल कहते हैं। और दूसरी ओर यदि वस्तु पर लगने वाला लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो बल उसी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं और ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। फिर अगला 4 नंबर कह रहा है कि जड़त्व का नियम क्या है। तो जड़त्व का नियम क्या है कि जिस गुण के कारण कोई जड़त्व का नियम, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ऐसे। जड़त्व की बात करें तो हम लोग जानते हैं ना कि जिस गुण के कारण कोई पिंड विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में बनाए रखता है उसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। लेकिन हमें जड़त्व का नियम लिखना है ना, तो जड़त्व का नियम कौन सा है, न्यूटन का प्रथम गति नियम को ही ना जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये नहीं लिखना, आप ये लिख देना, न्यूटन का प्रथम गति नियम लिख देना, ठीक है। और जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, ठीक है। इसे भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, बलों के समूह द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले प्रभाव का उल्लेख करें। तो बल या बलों के समूह किसी वस्तु पर लगकर 3 कार्य कर सकते हैं और इसके बारे में लिख दिया है मैंने यहाँ पे। चाल में परिवर्तन ला सकता है, बलों का समूह किसी गति के दिशा में परिवर्तन ला सकता है और आकृति भी बदल सकता है वस्तु की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कह रहा है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को लिखिए और उसकी व्याख्या करें। तो हम लिख सकते हैं प्रथम गति नियम को कि कोई वस्तु जो होती है अपने विराम अवस्था में रहती है या सरल रेखा एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक उसमें बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। और इसकी व्याख्या भी मैंने यहाँ पर कर दी है, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि जड़त्व क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या एक समान सरल रेखा में गति की अवस्था को में परिवर्तन का विरोध करता है। और जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। दोनों को मैंने यहाँ व्याख्या कर दिया, लिख लेंगे इसे वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध को स्पष्ट करें। तो हम लोग एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि यदि हम एक टेनिस का गेंद और क्रिकेट की गेंद एक ही चाल से हमारी ओर आ रही है, तब हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि टेनिस की गेंद की अपेक्षा अधिक द्रव्यमान की क्रिकेट की गेंद को रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। इससे पता चलता है कि अधिक द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद का गति का जड़त्व भी अधिक है। यानी चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि क्या शून्य बाह्यतम असंतुलित बल अनुभव करती वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है।
यदि हाँ तो वस्तु का वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाले शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट कीजिए। आप ऐसे देखो क्या कह रहा क्वेश्चन में कि क्या शून्य बाह्यतम असंतुलित बल का अनुभव करते हुए वस्तु का वेग 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 से गति कर सकता है और शून्य वेग से गति कर सकता है। यदि हाँ तो यहाँ पर बताना है कि परिणाम पर उसके परिमाण, वेग के परिमाण और दिशा के लिए क्या शर्तें हो सकती है। तो हाँ बिल्कुल ये कर सकता है। अगर शून्य बाह्यतम असंतुलित बल लग रहा है तो अशून्य वेग से वस्तु गति कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शून्य बाह्यतम असंतुलित बल अनुभव करती हुई वस्तु न्यूटन के प्रथम गति के नियम से सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहती होगी। अगर बाहर से बाह्यतम बल शून्य लग रहा है तो वो गति की अवस्था में रहेगी ना जी, और उसके वेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत होंगे। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। तो यहाँ पे आप समझिए, जब बक्सा नियत वेग से चल रहा है और तो इसका परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात हमारे द्वारा लगाया गया बल को घर्षण बल संतुलित कर रहा है, अतः बक्से पर लगने वाला घर्षण बल भी क्या होगा, 200 न्यूटन का होगा। क्योंकि वो उसको बैलेंस कौन कर रहा है, घर्षण बल ही नहीं लग रहा कर रहा है, हमारे द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल ही उसको बैलेंस कर रहा है, तभी ना आगे जाके वो बक्सा रुक जाएगा। तो घर्षण बल भी कितना लगेगा, 200 न्यूटन लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा और समान परिमाण का लगेगा, है ना जी, 200 न्यूटन का लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि किसी बस के अकस्मात चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो विराम अवस्था में रहते हैं और विराम अवस्था के कारण उसका क्या होता है जी, जड़त्व के कारण ही क्या होता है कि वहाँ पे विराम में अवस्था में रहने का ही वहाँ वो चाहता है बॉडी, और इस कारण से ऐसा होता है। आप इसे लिख सकते हैं कि जब गाड़ी या बस चल पड़ती है तो उसमें सवारी जो होता है निचला भाग जो होता है, क्या कहते हैं, सवारी का निचला भाग गाड़ी या बस के साथ गतिमान हो जाता है, जबकि विराम के जड़त्व के कारण यात्री का शरीर का ऊपरी भाग विराम में रहता है। इसलिए गाड़ी या बस से आगे चलने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है ना जी, या झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या करा कि चलती हुई बस पर खड़ा व्यक्ति ब्रेक एकाएक लगने से आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? तो ये भी जड़त्व के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु गति में रहती है तो गति में रहने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल में यहाँ लिख दिया है, आप इसको लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13, चलती गाड़ी से कूदना क्यों खतरनाक है, व्याख्या कीजिए। तो हम लोग जानते हैं ऐसा जड़त्व के कारण होता है कि चलती गाड़ी से सवार व्यक्ति गाड़ी के साथ ही गति की अवस्था में रहता है, लेकिन परंतु जब वो गाड़ी से उतरता है तो उसका पैर विराम में आ जाता है, जबकि उसका शरीर का ऊपरी भाग उसकी गति के जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहता है। अतः वह गाड़ी की गति की दिशा में गिर पड़ता है और घायल होता है। तो ऐसा करना खतरनाक है कि नहीं, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, क्या करें, फिसलन वाली जमीन पर चलना कठिन होता है, व्याख्या, क्योंकि वहाँ घर्षण बल ना के बराबर हो जाएगा ना जी। जब हम फिसलन वाली जमीन पर चलते हैं तो पैर और जमीन के बीच घर्षण बल के कारण हम जमीन पर तिरछी क्रिया बल लग पड़ता है। अच्छा, फिसलन है ना जी, जिसके कारण हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जमीन पर पीछे की ओर बल लगते हैं। तो फिसलन वाली जमीन पर जब चलने में कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ घर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण गिरने की संभावना। आप चाहो तो इतना ही लिख दो ना, इतना से ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है। क्यों? क्योंकि पत्तियां शुरू में विराम अवस्था में रहती है और जड़त्व के कारण इसी अवस्था में बनी रहनी चाहती है। ठीक है, तो शाखाओं को जब तेजी से हिलाएंगे तो क्या होगा, जड़त्व के कारण वो पत्तियां टूटकर गिरती हैं। ठीक है, गिर जाती है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। कारण यहाँ भी वही है, जड़त्व के कारण ही, क्योंकि कालीन और दरी पे जो छड़ी से पीटते हैं तो दरी की गतिशील तो हो जाती है, लेकिन धूल के कण जो होते हैं विराम में रहते हैं और इसलिए धूल के कण बाहर आ जाते हैं जड़त्व के कारण, समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, क्या कह, दौड़ते हुए घोड़े के एकाएक रुक जाने पर सवार आगे की ओर फेंका जाता है,
क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ भी जड़त्व की ही बात हो रही है कि जड़ता के नियम के अनुसार या जड़त्व के नियम के अनुसार, जड़त्व यहाँ लिखने से जड़ता लिखा हुआ है, जड़त्व के नियम के अनुसार अगर कोई पिंड गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहता है। तो जब घोड़ा गतिशील रहता है उस पर बैठा व्यक्ति भी गतिशील रहता है, और घोड़ा क्या एक रुकेगा तो उस पर पीठ पे सवार जो व्यक्ति है वो पूर्व अवस्था में रहना चाहता है और इसलिए वो आगे फेंका जाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है कि दरी खींचने पर ऊपर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है, क्यों? वही बात यहाँ पे जड़त्व के कारण होगा। दरी पर खड़ा व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बनाए रहता है, जबकि दरी खींचने से दरी के बीच घर्षण पैदा होता है। इस कारण से वह विपरीत दिशा में झुक जाता है, अर्थात दरी पर खड़ा व्यक्ति उलट जाता है। ऐसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या कह रहा है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? ताकि बस से अचानक चलने या रुकने से के कारण सामान आगे पीछे ना गिरे। जरूरतों के कारण यही होता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। संवेग की परिभाषा दें और इसका हिस्सा महत्व कहता है। संवेग लिख सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं, और संवेग का सूत्र मैंने लिख दिया और उसका सही मात्रक भी हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखकर उसकी व्याख्या करें। तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। आप यही नहीं देखे न्यूटन के द्वितीय गति नियम, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है कि खिलाड़ी क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है? क्योंकि देखो हम लिख सकते हैं कि वो बॉल जो है ना हाथ पे धक्का मारता है और तब क्या हो जाता है, उसका संवेग शून्य हो जाता है, और उंगलियों के बीच बॉल आते ही हाथों को वह पीछे की ओर पीछे हटाता है, तो संवेग में परिवर्तन का समय अंतराल बढ़ जाता है। अतः संवेग में परिवर्तन की दर इसलिए हाथ पर लगा बल कम हो जाता है, और जिसके कारण वह सहन कर लेता है, चोट नहीं लगती उसे। ठीक है, अगर यही शीघ्रता से रुकेगा तो बल अधिक झेलना पड़ेगा और हाथ पे चोट लग सकती है, इसलिए ऐसा करता है वो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। न्यूटन के तृतीय गतीय नियम की व्याख्या। तो लिख सकते हैं दो वस्तु की अन्योन्य क्रिया पर पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यही ना है जी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाती है। घोड़ा जो है गाड़ी को कैसे खींच पाती है? तो हम लोग देखते हैं कि घोड़ा द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल जो होता है, जब गाड़ी के पहिए के विपरीत दिशा में लगे घर्षण बल से अधिक होता है तब ही गाड़ी आगे बढ़ती है। समझ गया ना? जितना बल घोड़ा लगा रहा होगा गाड़ी पे, और उस जो धरती पे जो चक्का द्वारा जो घर्षण बल लग रहा होगा उससे अधिक होगा वह बल घोड़ा द्वारा लगाया गया गाड़ी पे बल, तो जिसके कारण से वो आगे बढ़ पाता है। ठीक है, हम लोग इसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम से यह स्पष्ट हो गया था कि यदि कोई बल आरोपित ना हो, बाह्य बल आरोपित, यदि कोई वस्तु पर बल आरोपित ना हो तो संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात संवेग नियत बना रहता है। तो इस निष्कर्ष का व्यापक रूप ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये इसे ऐसे लिख सकते हैं कि वस्तु के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है ना जी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रॉकेट या जेट विमान वायुमंडल रहित आकाश में कैसे चलता है? तो हम लोग जानते हैं कि रॉकेट या जेट विमान जो होता है कि नोजल में रॉकेट के पीछे भाग में एक तुंड से एक भाग होता है, उससे होकर गैस उच्च गति से बाहर निकलती है, और उसी के बराबर हम लोग जानते हैं कि गैस द्वारा जो वहन किए गए संवेग के बराबर और विपरीत दिशा में रॉकेट संवेग प्राप्त करता है ना। यानी कि वहाँ क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, और इसी कारण न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार ही वो आगे की ओर बढ़ता है और धक्का देता है, पीछे के बल आरोपित होता है और आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाले रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है?
सिंपल सी बात है, यहाँ पे रबड़ की नली में से जब ज़्यादा पानी निकलेगा तो बल ज़्यादा आरोपित होगा, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया आरोपित होगी ना, न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार। तो यहाँ पे आप उसी को यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब पानी बाहर की ओर बड़े पैमाने पे निकलता है तो उसके विपरीत पीछे की तरफ भी बल आरोपित होगा, जिसके कारण से ऐसा होता है। तो ये मैंने यहाँ पे वीडियो में आप यहाँ लिख दिया है, आप समझ गए, इसको आप लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, लास्ट क्वेश्चन है। एक लड़का सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का लगाता है, परंतु ट्रक गतिशील नहीं होती, क्यों? क्योंकि लड़के द्वारा जो आरोपित बल जो है ना, उसके विरुद्ध सड़क के बराबर परिमाण का घर्षण बल लगता है ना जी। यानी जो कि लड़के द्वारा लगाए गए बल को संतुलित कर देता है, ठीक है, और बल शून्य हो जाता है, परिणामी बल शून्य होता है, इसलिए ट्रक आगे गतिशील नहीं हो पाता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।